हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, देखिए पहले आपको उसके बताएं। हम इसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी हम समझाने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इट इज कॉमन टॉपिक इन केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। तो सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स due to which their free surface is always in the state of tension। हमेशा टेंशन में रहता है कौन? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या बात की टेंशन इसको? तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टेंशन इस बात की होती है, इट हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, free surface of liquid has a tendency to occupy minimum possible area। यही वजह है कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है वो एक स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, एक तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह। समझ में आ गया आया? दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब चूंकि ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या बिहेव कर रहा है, लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, तो सरफेस के अंदर कुछ हार्डनेस आ जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो यही वजह है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अपने को पानी के सरफेस के ऊपर ऐसे दौड़ से भागते से नजर आते हैं जैसे प्लेग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं, उन्हें डूबने का कोई डर ही नहीं है कि नहीं? तो ये फ्री सरफेस कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। टेंडेंसी क्या होती है इसकी? टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया। अच्छा, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम किसका एरिया मिनिमम होता है? फॉर अ गिवन वॉल्यूम विच सरफेस हैज मिनिमम एरिया? याद रखना, स्फीयर, ठीक है ना। फॉर एनी गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम एरिया। सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया। इस वजह से जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है वो हमेशा क्या रहता है? स्टेट ऑफ टेंशन में, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि सोप बबल्स आपने कभी ट्रायंगुलर, इलिप्टिकल, ओवल ऐसे देखे हैं क्या? नहीं, ऑलवेज दे आर स्फेरिकल इन शेप। व्हाई? बिकॉज हमने जब बबल बनाया, ठीक है ना, अपने तो सोप सॉल्यूशन में ब्लो किया और वो बबल्स बन रहे हैं। बबल्स का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई minimum possible area, and for any given volume sphere has minimum area. That's why soap bubbles are always spherical in shape. Not only soap bubbles, small droplets of mercury, dew drops, ठीक है ना, ये सब कैसी होती हैं? spherical in shape। समझ में आया भाई? It is due to the property of surface tension। तो surface tension क्या होता है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि सोप बबल्स या ड्यू ड्रॉप्स या स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्करी स्फेरिकल क्यों होते हैं शेप में? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो एक रीडिंग अपन लेते हैं, व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो डेफिनेशन के रूप में पहले अपन ले रहे हैं एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन? तो इससे पहले थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, आइडिया कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स का और दे देता हूं। एक टॉपिक अपन यहाँ थोड़ा सा मिस किया अभी, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, ये तो हम जानते हैं कि सभी बॉडीज कैसे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली कम, गैस में सबसे कम। तो ये तो हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगते हैं? फोर्स लगते हैं। लेकिन अब ये फोर्स भी दो तरह के होते हैं। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स कौन से फोर्सेस हैं? ये भी फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, दैट आर कोहेसिव फोर्स। ग्लास के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, दैट आर कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। बट फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स कौन से होते हैं? जो दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर लगाते हैं। सपोज वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास, तो दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए, वाटर एंड ग्लास।
अब वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लगाएंगे वो कौन से फोर्स होंगे? एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, एंड कोहेसिव फोर्स फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। क्लियर है कि नहीं? समटाइम्स सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कांटेक्ट में आए और लिक्विड ने सॉलिड को वेट कर दिया, ठीक है ना? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विड एंड सॉलिड कांटेक्ट में आए बट लिक्विड ने सॉलिड को वेट नहीं किया। वेट करने वाला एग्जांपल हम ग्लास और वाटर का ले सकते हैं। वाटर एंड ग्लास कैन कम इन कांटेक्ट, वाटर वेट्स द ग्लास, but when mercury and glass are kept in contact, mercury does not wet the glass, and this is due to the cohesive force and adhesive force. जब हम वाटर एंड ग्लास को कांटेक्ट में रख रहे हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है ना, वो ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्स से कम है। या एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एंड कोहेसिव फोर्स कम है। And whenever this situation comes that adhesive force is greater than cohesive force, then the liquid wets the solid. याद रखना condition, when liquid comes in contact with solid, it doesn't always wet the solid. It wets the solid only when adhesive force is greater than cohesive force. Is that clear? But what happens in case of glass and mercury? तो जो cohesive force होता है between the molecules of mercury, ठीक है ना, और एक होता है एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड मरकरी, या कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है। कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास एंड मरकरी। दैट्स व्हाई मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। तो आपको समझ में आया? तो एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया? अब सरफेस टेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स? सरफेस टेंशन लिक्विड का है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे कौन से फोर्स लगाएंगे? कोहेसिव फोर्स। इसलिए डेफिनेशन की शुरुआत अपन ने कोहेसिव फोर्स से की है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देंगे तो क्या होगी डेफिनेशन? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन। समझ में आया कि नहीं? कोहेसिव फोर्स लग रही है किसके? लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस वजह से जो फ्री सरफेस है लिक्विड का काय की तरह बिहेव कर रहा है? एक तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह, एक स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह। इज दैट क्लियर? The surface has a tendency to contract. तो surface tension की वजह से लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है तो मिनिमम एक्वायर करने के लिए क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आया इतनी बात? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, its free surface behaves like a stretched rubber membrane. The surface has a tendency to contract. Thus, the free surface of a liquid is always in a state of tension. इसलिए free surface of liquid हमेशा ही क्या रहता है? State of tension में रहता है। क्या tension है इसकी? And has a tendency to occupy minimum possible area. Main इसकी जो tendency है वो क्या है? To occupy minimum possible area. यही tension रहती है इसकी कि area कम से कम acquire करें। Clear है कि नहीं? तो this property of the liquids is called surface tension. Liquids की इसी property को अपन क्या कहते हैं? Surface tension. तो as a property surface tension समझ में आ गई क्या होती है? ठीक है ना? अब इसको एज अ फिजिकल क्वांटिटी भी आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। एज अ प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ड्यू टू व्हिच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया। ठीक है ना? दिस इज द रीजन फॉर इट्स टेंशन एंड दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन। क्लियर है? फिर आगे आपको बताया फॉर अ गिवन वॉल्यूम द स्फीयर हैज मिनिमम एरिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम एरिया। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। ठीक है कि नहीं? एज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हमेशा क्या कोशिश करता है? मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? यही वजह है द रेन ड्रॉप्स एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल इन शेप। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए अभी एक एग्जाम्पल से और समझा रहे हैं, कॉमन एग्जाम्पल जो कि आप घर पे कभी भी करके देख सकते हैं। ठीक है ना? आपके घर में पापा का शेविंग ब्रश रखा होगा, ठीक है नहीं? और पानी मिल ही जाता है। एक मग में आप पानी भर लीजिए और उसमें आप शेविंग ब्रश को अंदर डालिए पानी के अंदर। जैसे आप शेविंग ब्रश को पानी में डालेंगे आप क्या देखेंगे? उसके ब्रिसल्स जो हैं वो फैल जाते हैं। ठीक है ना? जब वो ब्रिसल्स फैल रहे हैं तो उनके अंदर क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है। जो वाटर अंदर जा रहा है उसका फ्री सरफेस अंदर जाएगा वाटर का, उसको वाटर फिल्म बोल रहे हैं। फिल्म से मतलब कोई मूवी नहीं, वाटर फिल्म मतलब वाटर की जो लेयर अंदर जा रही है ब्रिसल्स के बीच में। ब्रिसल्स फैली तो क्या हुआ? पानी अंदर गया। एंड जैसे ही वो पानी अंदर गया हमने देखा ब्रिसल्स फैल गई
और उसके बाद जब इस ब्रश को हम बाहर निकालते हैं अपन क्या देखते हैं, स्टिक टुगेदर, बिल्कुल चिपक जाती है, ठीक है कि नहीं? क्यों चिपक गई? क्योंकि अंदर क्या गया, वाटर, और वाटर क्या है, लिक्विड, उसका फ्री सरफेस जो अंदर वाटर फिल्म चली गई, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की, टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया। तो मिनिमम एरिया कब एक्वायर करेगी, जब वो कम से कम एरिया में रहे, यानी चिपक जाए, तो सारे जो हेयर्स है वो क्या हो गए, स्टिक टुगेदर। ठीक, एग्जांपल हो गया किसका, सरफेस टेंशन का। कैसे सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कम से कम एरिया एक्वायर करने की। क्लियर है कि नहीं? फिर एक और डेफिनेशन आती है सरफेस टेंशन की। अभी अपन ने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सरफेस टेंशन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के रूप में अगर सरफेस टेंशन को डिफाइन करें तो क्या होता है सरफेस टेंशन? अगर आपको याद होगा तो हमने सरफेस टेंशन का एक फिजिकल फॉर्मूला पढ़ा था डायमेंशंस में। क्या था फॉर्मूला, याद है? फोर्स अपॉन लेंथ, होता है ना? तो सरफेस टेंशन का जो फिजिकल फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, अब यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं कि वो डेफिनेशन से आता है। कैसे आता है वो समझ लीजिए कि सपोज यहाँ पर कोई पॉन्ड वगैरह है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और ये वाटर का जो क्या शो किया गया आपको, फ्री सरफेस शो किया गया है। दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इमेजिन अ लाइन। एक लाइन अपन इमेजिन कर रहे हैं कहाँ, फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे। लेट द लाइन इज ए बी। तो ए बी एक लाइन है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और इस लाइन की लेंथ मान लिया कितनी है, एल। तो व्हाट इज एल? दैट इज लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। ठीक है ना? लाइन कैसी है, इमेजिनरी। वास्तव में तो कोई लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते अपन, एक इमेजिनरी लाइन है जो अपन ने फ्री सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड पे अपन ने ड्रॉ की है। अब इस लाइन के ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या लाई कर रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स लाइन पे भी होंगे, और लाइन के उस साइड भी होंगे, इस साइड भी होंगे। फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं अपन ने। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे अपन ने क्या ड्रॉ करी, एक इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन की सपोज कुछ भी लेंथ है, लेट इट इज एल। और उसके बाद इस लाइन पे अपन ने देखा लाइन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स लाइन के उस साइड भी हैं, लाइन के इस साइड भी, और ये अपन ने बात करी है केवल किसकी, फ्री सरफेस की। ठीक है ना? अब इस साइड के मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स लगाएंगे कैसे, इस साइड। और ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, नीचे वाले तो नीचे की ओर लगाएंगे, वो अलग बात है कि नहीं? कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है फोर्स कैसे लगाएंगे, लाइन के तो परपेंडिकुलर टू द लाइन, लेकिन लिक्विड सरफेस के कैसे, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। और लगेंगे कैसे, एट एवरी पॉइंट। और ये नहीं कि केवल एक साइड लगेंगे, दोनों साइड लगेंगे, ऑन आइदर साइड। ठीक है कि नहीं? लगेंगे दोनों साइड, बोथ साइड्स लग रहे हैं। इस साइड जो फोर्स लगेगा F, कैसे लग रहा है, एट एवरी पॉइंट, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। और अगर इस साइड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं कि और कौन से फोर्स है ये, कोहेसिव फोर्स। कौन से फोर्स है ये, कोहेसिव फोर्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे लगा रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। वो भी कैसे लगाएंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे, परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर इस साइड फोर्स F लग रहा है टोटल, तो इस साइड भी टोटल फोर्स कितना लगेगा, F। तो ऑन आइदर साइड, किसी भी एक साइड का फोर्स अपन ले लें, ठीक है ना, तो दैट विल बी F। तो फोर्स ऑन आइदर साइड इज कैपिटल F, व्हिच इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस, परपेंडिकुलर टू द लाइन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। लाइन की लेंथ कितनी है, L। तो किसी एक साइड पे लगने वाला फोर्स F और लाइन की लेंथ, ठीक है कि नहीं, इसका रेशियो किया तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द मेजर ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में आया कि नहीं? तो सरफेस टेंशन को अपन मैथमेटिकली जो डिफाइन करेंगे एज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अभी अपन ने डिफाइन किया एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी कोई सिंबल नहीं होता, कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती, कोई फिजिकल फॉर्मूला नहीं होता। बट सरफेस टेंशन इज नॉट ओनली अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। एज अ फिजिकल क्वांटिटी जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस पर, लेंथ किसकी, किस पे लग रहा है, किसकी लेंथ पे लग रहा है पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस एक्टिंग टेंजेंशियली टू इट एट एवरी पॉइंट एंड परपेंडिकुलर इसके लाइन।
लाइन के परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट, और ये फोर्स जो लग रहा है ना वो ऑन आइदर साइड लग रहा है, ठीक है ना, इस साइड भी लग रहा है, इस साइड भी लग रहा है, कोई एक साइड का अपन फोर्स लेंगे तो एफ क्या है, फोर्स ऑन आइदर साइड। तो पूरी कंप्लीट जो डेफिनेशन बनेगी उसमें अपन कोशिश ये करें कि कोई भी चीज छूटने ना पाए, तब एक कंप्लीट प्रॉपर डेफिनेशन कहलाती है। तो देखिए क्या है कंप्लीट डेफिनेशन अगर बनती है, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एक बार रीड कीजिए नोट्स में। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज, यहां से शुरुआत करिए अपने, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, है तो क्या ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैन बी मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस तरह से सुनना, डेफिनेशन यही कि चिपक जाए दिमाग में, याद हो जाए, वर्ड्स को समझते हुए थोड़ा पॉज लेते हुए, कोई भी चीज छूट ना पाए, हर बात की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सबसे पहले तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अब किस पे लग रही है, ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पे लग रही है, ऑन एन लाइन कैसी है, इमेजिनरी, तो ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इतनी बात समझ में आ गई। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पे, ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, ड्रॉ की गई किस पे, लिक्विड सरफेस पे, ठीक है ना। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड, फोर्स लग कैसे रहा है, लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट, दोनों साइड लग रहा है, लेकिन अपन किसी एक साइड का लेंगे, ऑन आइदर साइड, तो एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड। इतनी बातों को एक बार फिर से कलेक्ट करते हुए इतना डेफिनेशन याद हो गई, 80% डेफिनेशन क्या बन गई अपनी, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, सरफेस टेंशन होती है किसकी है, लिक्विड की, तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड। इतनी बातें क्लियर हो गई, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड। फिर आगे की बात क्या है, एट एवरी पॉइंट, लग किस पे रही है, लाइन पे, ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट पे लग रही है, एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड एट एवरी पॉइंट। एंड लास्ट में एक बात अभी भी छूट रही है, वो भी कवर करना है कि एंड टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस, समझ में आ गया नहीं, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड, ठीक है ना, और एट एवरी पॉइंट एंड एक्टिंग टेंजेंशियली to the liquid surface, समझ में आ गया ना, at every point and tangentially to the liquid surface। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई सरफेस टेंशन की, बैठी की नहीं खपड़िया में, क्या होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट ऑन आइदर साइड एट एवरी पॉइंट एंड टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। ये सारी बातें कवर भी हो गई, एक प्रॉपर कंप्लीट डेफिनेशन बन गई, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है किसकी, सरफेस टेंशन। एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन थी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी वो, लेकिन फिजिक्स के लिए ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी होती है, एज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफाइन सरफेस टेंशन आता है तो ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे अपन, समझ में आया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज सरफेस टेंशन, surface tension of a liquid can be measured as force per unit length on an imaginary line drawn on liquid surface, ठीक है नहीं, acting perpendicular to it on either side at every point and tangentially to the liquid surface। is that clear? ये है कंप्लीट डेफिनेशन किसकी, सरफेस टेंशन की। एज अ फिजिकल क्वांटिटी फार्मूले के रूप में लिखें कि ऑन आइदर साइड जो फोर्स लग रहा है, दोनों साइड फोर्स कितना लग रहा है, एफ एफ, तो ऑन आइदर साइड फोर्स हो गया एफ, और अगर लाइन की लेंथ तो एल, तो सरफेस टेंशन को अगर हम टी से डिनोट करें, एस या टी से डिनोट कर देते हैं, तो टी इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, एफ अपॉन एल, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर यहां से हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, एज यू नो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, न्यूटन पर मीटर, और वी कैन से न्यूटन मीटर इनवर्स। ये तो हो गई क्या, ऐसा यूनिट किसकी, सरफेस टेंशन की। व्हाट अबाउट डायमेंशंस, तो डायमेंशंस क्या होंगी सरफेस टेंशन की, तो फोर्स की होती है क्या, mlt -2 और अपॉन लेंथ की एल, एल से एल कैंसिल, तो डायमेंशंस विल बी mt -2
या एल मिसिंग है तो एल की पावर 0 लगा सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, m0 lt minus 2, m0 at t minus 2. एनी प्रॉब्लम? तो ये आपकी क्या हो गई? डायमेंशन, सरफेस टेंशन. इज दैट क्लियर? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया. एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी भी, एज अ फिजिकल क्वांटिटी भी. न्यूमेरिकल्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, डेरिवेशंस के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी. तो फार्मूला पता होनी चाहिए, सरफेस टेंशन T इक्वल टू F अपॉन L. यूनिट्स एंड डायमेंशन उससे बन गई उसकी. लेकिन एज अ प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन को भी समझना बहुत जरूरी है. प्रॉपर्टी के रूप में समझ में आ गया क्या है सरफेस टेंशन? ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हमेशा क्या रहता है? स्टेट ऑफ टेंशन में. क्या टेंडेंसी होती है उसकी? टू ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल एरिया. और इसी प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है. ठीक है कि नहीं? तो सरफेस टेंशन क्लियर हो गया क्या है? उसी वजह से जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है. क्लियर है कि नहीं? नाउ अब जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत में हमने कहा था ड्यू टू कोहेसिव फोर्स. सरफेस टेंशन की डेफिनेशन जब शुरुआत करी थी एज अ प्रॉपर्टी, तो उसमें हमने शुरुआत में वर्ड यूज किया था ड्यू टू कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स. अभी जब हमने एक डेफिनेशन ली थी यहाँ पर, तो उसमें केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स का बताया था. लेकिन अब आपको जो बताने जा रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिससे कि सरफेस टेंशन तो क्लियर होगा ही, कुछ और टर्म्स हम क्लियर करेंगे. व्हाट इज सरफेस फिल्म, ठीक है ना? व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज, व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना? ये चीजें आपकी समझ में आएंगी अभी. और इस बेस पे हम सरफेस टेंशन को तो क्लियर करेंगे ही, और सरफेस एनर्जी के लिए एक बढ़िया अभी नींव रख देंगे. ये है थ्योरी, तो बहुत अच्छे से सुनना समझना. ये थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट लैपलास ने. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई लैपलास थ्योरी पूछे इतनी बड़ी, ठीक है नहीं? लेकिन उससे सरफेस टेंशन का मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना? तो देखिए थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. दिस थ्योरी इज नोन एज लैपलास थ्योरी. साइंटिस्ट लैपलास थे, उन्होंने थ्योरी दी थी लैपलास थ्योरी. क्या है रीजन पर्टिकुलरली, और सारी चीजें एकदम बड़े अच्छे से क्लियर होंगी कि सरफेस पे ही टेंशन काहे को है ना, अंदर काहे नहीं है. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप. ये एक टैंक ले लिया अपन ने, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना? और लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो ये, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है कि नहीं? अब इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना? हमने एक एक करके कुछ मॉलिक्यूल्स लिए. पहला एक मॉलिक्यूल अपन ने ये पकड़ा है, दिस इज मॉलिक्यूल ए. मॉलिक्यूल तो ये है बीच में, ठीक है ना? अब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, ठीक है कि नहीं? मतलब एक मॉलिक्यूल अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक डेफिनेट रीजन के अंदर ही लगा पाता है. एंड दैट डेफिनेट रीजन, ठीक है ना, जहां तक वो फोर्स लगा सकता है, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर रेंज. क्या कहते हैं उसको? मॉलिक्यूलर रेंज. मॉलिक्यूलर रेंज मतलब क्या? वो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स. तो जो उस डिस्टेंस के अंदर लाई करेंगे उन सब पे फोर्स लगा सकता है, बट जो मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूलर रेंज के बाहर लाई करेंगे उन पे मॉलिक्यूल के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है कि नहीं? तो मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आ गया क्या? ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक कि मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं. अब एक ये मॉलिक्यूल है, तो इसके इस तरफ आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे. ऊपर वाले ऊपर की ओर, नीचे वाले नीचे की ओर, दाएं वाले दाएं की ओर, बाएं वाले बाएं की ओर, आगे वाले आगे की ओर, पीछे वाले पीछे की ओर. सब तरफ से इस पे क्या लग रहे होंगे? फोर्स लग रहे होंगे, इक्वल फोर्स लग रहे होंगे. ठीक है कि नहीं? अगर हम ये देखना चाहें कि इसका इन्फ्लुएंस, इस मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस कहां कहां तक है, ठीक है ना, क्या चेक करना चाह रहे हैं हम कि मॉलिक्यूल का जो इन्फ्लुएंस है वो कहां कहां तक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे भाई लोगों का एरिया होता है कि भाई ये भाई है मुंबई का भाई, तो उसका एरिया कहां तक है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा मुंबई, ठीक है ना, अक्खा मुंबई, ठीक है ना, अक्के मुंबई का भाई है. बढ़िया नहीं कि मुंबई का भाई विंड बनाना दादागिरी करने पहुंच जाए, है ना? वहां घर घर में भाई बैठे हैं, 2 मिनट में पेन बना के भेज देंगे,
है कि नहीं? तो इसलिए अब जरूरत क्या है, स्फीयर इन्फ्लुएंस कहां तक है आपका। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका इन्फ्लुएंस कितने रीजन में होगा, चारों तरफ मॉलिक्यूल रेंज के बराबर का इसका अपन एक घेरा खींच देंगे, वहां तक इसका क्या रहेगा, इन्फ्लुएंस एरिया है भाई का। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को तो अपन क्या लेंगे, सेंटर, टेकिंग मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। रेडियस किसके इक्वल लेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। तो सेंटर लिया किसको, मॉलिक्यूल को, और रेडियस लिया कितना, इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, एंड वी ड्रॉ अ स्फीयर। क्या ड्रॉ करेंगे हम, अब ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ कर दिया, एक तो दिमाग में ये रखना ये स्फीयर मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल तो ये है जरा सा इत्तू सा, ये इसका क्या है, वो स्फीयर जिस रीजन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं उस सारे मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस इससे कितना है, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। यानी इस तरफ के मॉलिक्यूल्स उसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले नीचे की ओर, ऊपर वाले ऊपर की ओर, दाएं वाले दाएं की ओर, बाएं वाले बाएं की ओर, है ना, इधर वाले इधर की ओर तो इधर वाले इधर की ओर, इधर वाले इधर की ओर तो इधर वाले इधर की ओर। तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे वो सब इस पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स इस पे और ये उन मॉलिक्यूल्स पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इतने स्फीयर के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है, इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे ना वो सब इसके इन्फ्लुएंस में होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स इस स्फीयर के बाहर लाई करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर, उनका यहाँ इस मॉलिक्यूल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ऐसे स्फीयर को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, भाई का एरिया। क्लियर है कि नहीं? तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आ गया क्या है, भाई का एरिया। इतने रीजन के अंदर ये क्या करेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे उन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन से फोर्स है ये, कोहेसिव फोर्स, है कि नहीं? और इससे पहले जो मैंने बताया था वो वर्ड क्या था, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आ गई क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आ गया क्या है। नाउ एक मॉलिक्यूल इस एक ही बात करें तो इसके स्फीयर जो है वो पूरा चकाचक भरा है, किससे, लिक्विड मॉलिक्यूल से, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं सब तरफ बराबर मॉलिक्यूल्स है, वो कोई भेदभाव नहीं कि इधर ज्यादा इधर कम, है कि नहीं? सब तरफ से इस पे क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स, जितना ऊपर उतना नीचे, उतना दाएं उतना बाएं, तो सब ये क्या हो जाएंगे, फोर्सेस काउंटर बैलेंस। और नेट फोर्स क्या होगा इस पे, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, टेंशन फ्री, बोले तो मजे में होगा, है कि नहीं, मौजा ही मौजा। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी कंडीशन में है, टेंशन फ्री कंडीशन में, है कि नहीं? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब अपन कंसीडर कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल, कहां, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कहां, जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये लटका दिया ये मॉलिक्यूल अपन ने, लेट दिस मॉलिक्यूल इज बी, ठीक है ना? ये छोटा सा जो पॉइंट बनाया मॉलिक्यूल तो ये है केवल। अब इसका भी अपन क्या ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूल को तो अपन लेते हैं क्या, सेंटर, और रेडियस कितना लेते हैं अपन, इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। तो टेकिंग मॉलिक्यूल एज सेंटर and radius equal to molecular range, if we draw a sphere, that sphere will be known as sphere of influence. Is that clear or not? तो मॉलिक्यूल P का भी अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसका जो नीचे का हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं, नीचे का आधा गोला, वो तो भरा है किससे, लिक्विड मॉलिक्यूल से, होगा कि नहीं? क्योंकि वो कहां है, इनसाइड द लिक्विड। तो नीचे के आधे गोले में तो क्या होंगे, नीचे के हेमिस्फीयर में तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, और हैं तो खींचेंगे भी इसको। ये नीचे वाला खींच रहा है नीचे की ओर, ये इधर, और तो और सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर खींच रहे हैं। लेकिन ऊपर का हेमिस्फीयर्स का क्या है, आउटसाइड द लिक्विड है, मतलब एम्प्टी है। यानी ऊपर के हेमिस्फीयर में कोई लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है जो ऊपर की ओर खींचे, और नीचे के हेमिस्फीयर में भरे पड़े हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो उसको कैसे खींच रहे हैं, नीचे की ओर। समझा कि नहीं? रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कोई बंदा अगर अपनी मेहनत करके जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाए, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, फिर उसको ऊपर सपोर्ट करने वाले कोई नहीं जिसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन दुनिया उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है नहीं? तो इस मॉलिक्यूल की जो पोजीशन हो जाती है कुछ ऐसी हो जाती है कि एक भाई का एरिया है, बहुत खतरनाक एरिया, जहां मतलब गुंडे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे तैसे जान छुड़ा के भागना चाहता है, उस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है।
उस दुनिया से बाहर निकलने के लिए बड़ी ऊंची सी दीवार है, जिससे वो पार कर ले अगर, तो फिर वो भाई के एरिया से बाहर हो जाएगा, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, यानी वो अपनी चैन की सुकून की जिंदगी जी सकता है। उसके लिए सिर्फ बाउंड्री पार करनी है, और जैसे तैसे मेहनत करके वो चढ़ गया बाउंड्री के ऊपर। अब उसकी फाइनल वाली स्टेज है क्या, उसके दोनों हाथ हैं बाउंड्री के ऊपर, ठीक है नहीं, पैर है नीचे, और अब वो चाह रहा है कोई एक भला आदमी जरा सा सपोर्ट कर दे, बस ऊपर थोड़ा सा पुश दे दे, बस वो बाउंड्री के पार हो जाएगा। अब पता चला ऊपर खींचने वाला तो कोई भला आदमी नहीं मिला, और भाई के आदमी आकर नीचे से पकड़ के क्या खींच रहे, टांग खींच रहे उसकी। इमेजिन करिए उस बंदे की पोजीशन, इमेजिन करिए उस बंदे की पोजीशन जो जैसे तैसे मेहनत करके कहां टंगा हुआ है, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर, ठीक है नहीं, पैर नीचे, ऊपर कोई नहीं खींच रहा, नीचे खींचने वाले तो हम लोग, तो कितनी टेंशन में होगा वो। बस अगर वो टेंशन आप समझ गए तो इस मॉलिक्यूल की टेंशन की समझ में आ जाएगी, तो सरफेस टेंशन समझ पाओगे आप, मॉलिक्यूल की भावनाओं को समझ लो आप। तो ये पोजीशन होती है किसकी, मॉलिक्यूल की, ठीक है कि नहीं। तो यो जितने भी मॉलिक्यूल्स इस तरह से फ्री सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में अच्छे से समझाई होगी किसी ने आपको, ठीक है ना, जबकि सरफेस केमिस्ट्री में ये सब है, ठीक है ना। तो अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल की पोजीशन ऐसी है तो वो क्या होगा, टेंशन में होगा कि नहीं होगा। तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड is in such a tension, and this is the main reason behind surface tension। क्या होता है कि अगर मैं बहुत टेंशन में हूं और मेरे भाई लोग वो कम टेंशन में हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, देख के लगता है भाई ऊपर है, अपन भी चलते हैं और है ना, कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मैं यही चाहूंगा कि भाई मैं तो टेंशन में हूं, अरे तुम काय को आ रहे हो, तुम नीचे रहो। लेकिन लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे, उल्लू बना रहा है। जैसे शादी को ले लो, कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। जो खा चुका होता है वो तो पछता रहा, बता रहा है दूसरों को बेटा मत पड़ना चक्कर में, हैं मजे में हो, मजे में रहो। लेकिन दूसरे कहता है अच्छा कुछ तो कर ली, कुछ तो मजे कर रहा है, हमसे मना कर रहा है, तो वो फिर इस चक्कर में आते हैं, ठीक है नहीं। तो होता क्या है कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो मॉलिक्यूल हैं वो तो टेंशन में हैं, वो ये चाहते हैं कि बाकी के जो मॉलिक्यूल नीचे मजे में वो टेंशन में ना आए, तो वो इस तरह से क्या बिहेव करते हैं कि ऊपर जगह ही नहीं है, ठीक है नहीं, नीचे आने वालों को ऊपर जगह ही नहीं मिले, ठीक है ना। तो ऐसी कोशिश वो कर रहे हैं, इसलिए टेंशन में है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की टेंशन समझ में आ गई क्या है। अब देखिए लिक्विड का एक और मॉलिक्यूल अपन कंसीडर कर रहे हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल लाइक दिस इज मॉलिक्यूल सी, जो अंदर तो है लेकिन इतना अंदर है कि उसका जो डिस्टेंस है किससे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, इट इज जस्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। कितना है डिस्टेंस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से उसकी डेप्थ है, इट इज जस्ट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। तो मैं अगर इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूं, ठीक है ना, थोड़ा सा और नीचे रह लेता हूं, इस लिक्विड का अगर लिक्विड मॉलिक्यूल सी का अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूं, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने बताया आपको, टेकिंग मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। एंड नाउ इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर, तो ये स्फीयर क्या होगा, इट विल जस्ट टच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, जस्ट टच करते हुए निकलेगा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, एक पार्ट भी इसका बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट ये कह सकते ना, बिल्कुल जैसे यहाँ पे खाई है और अपन ज्यादा गाड़ी खाई के जस्ट बगल से निकल गई, 1 इंच का भी फासला होता तो कहीं भी गिर जाती, वो वाली कंडीशन है इसकी, तो बाल बाल बचने वाली कंडीशन, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे, तो इसका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लेकिन है कहाँ, पूरा कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, लेकिन जरा सा भी थोड़ा सा ऊपर होता तो कहाँ निकल जाता, आउटसाइड द लिक्विड। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल की भी अगर हम टेंडेंसी देखें तो क्या हो गया, इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से भरा होगा किससे, लिक्विड से, यानी ऊपर भी लिक्विड मॉलिक्यूल, नीचे भी, दाएं बाएं सब तरफ बराबर, तो सब तरफ से फोर्स जो है लगेगा, कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा, सब तरफ से कोई से फोर्स इक्वल लगेगा, जितना ऊपर से उतना नीचे से, दाएं से उतना बाएं से, इतना इधर से उतना इधर से, तो सब तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो हुआ है, ये भी क्या है, टेंशन फ्री, ये भी मजे में, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल इससे थोड़ा सा ऊपर होता, लेट एक मॉलिक्यूल डी और ले लिया अपन ने, जिसका डिस्टेंस मॉलिक्यूलर रेंज से थोड़ा कम है, जिसकी डेप्थ फ्री सरफेस से कितनी है, स्लाइटली लेस देन मॉलिक्यूलर रेंज। तो इसका अगर हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करें मॉलिक्यूल डी का, ठीक है ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियर हो गया, बाय टेकिंग मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। सो नाउ इफ वी ड्रॉ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो थोड़ा सा पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कहां लाई करेगा, आउटसाइड द लिक्विड। अब ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर का हेमिस्फीयर पूरा खाली है इसकी तरह, ऊपर के हेमिस्फीयर में भी है मॉलिक्यूल्स, नीचे भी हैं, लेकिन नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है वो
ज्यादा भरा होगा लिक्विड मॉलिक्यूल से, इजंट इट? लेकिन ऊपर का जो हेमिस्फीयर है उसमें कम लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड कम है क्योंकि थोड़ा सा पार्ट उसका क्या है, एम्प्टी। तो बताओ ये मजे में होगा कि नहीं, टेंशन फ्री होगा कि नहीं? ये टेंशन रहेगी, हाँ, क्योंकि इस पे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल नहीं है। कौन सा फोर्स ज्यादा है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड इनवर्ड कोई फोर्स ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड फोर्स। इस पे कुछ नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा, जीरो नहीं होगा नेट फोर्स। मतलब इसकी स्थिति यह है, जैसे मैंने बताया था ना इस वाले मॉलिक्यूल की, कि ऊपर लटका हुआ है, दोनों हाथ ऊपर हैं, पैर नीचे हैं, और उम्मीद कर रहा है कोई भला आदमी जो है ऊपर थोड़ा सपोर्ट कर दे। तो इसको तो कोई नहीं मिला था ऐसा, लेकिन इसको कुछ भले आदमी मिले हुए हैं, कुछ थोड़े से ऊपर की ओर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऊपर की ओर सपोर्ट करने वाले एक दो हैं और नीचे ज्यादा, तो फिर क्या होगा, नेट इनवर्ड फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर। तो इसलिए टेंशन फ्री तो ये भी नहीं है ये भी टेंशन में, बट इसकी टेंशन इसकी तुलना में कम है। ये बात हो रही है कि इन लोगों की तुलना में ज्यादा है। तो कुल मिला के कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल्स टेंशन में रहते हैं और कौन से टेंशन फ्री हो जाते हैं, इसको भी हम टेंशन फ्री कहेंगे, भले ही बाल बाल बचाएं, लेकिन है तो कैसा, टेंशन फ्री, यानी मजे में, है कि नहीं? तो अगर हम क्या करें, हम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है आर कह सकते हैं इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज जो है उतना अपन डेप्थ ले रहे हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर डेप्थ तक का। इतने रीजन के अंदर, यहां से एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इतने रीजन के अंदर, ठीक है ना, समझ में आ गया आया? इतने रीजन के अंदर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस रीजन के अंदर जो लाई कर रहे हैं वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे टेंशन फ्री, उन पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस रीजन के ऊपर हैं, इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, वो सब कैसे रहेंगे, टेंशन फ्री, ठीक है ना, ओ सॉरी टेंशन में, वो सब कैसे रहेंगे, टेंशन में। ऊपर लाई करने वाले सब कैसे रहेंगे, टेंशन में। और इसके नीचे वाले सारे जो होंगे वो कैसे होंगे, टेंशन फ्री। यानी ये याद रखिए, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ टेंशन फ्री हैं, चार मॉलिक्यूल मैंने बताए, ए बी सी डी, टेंशन फ्री यानी मजे में कौन से हैं, ए तो भरपूर मजे में है, सी भी बाल बाल बच गया लेकिन है तो मजे में ही, है कि नहीं? और टेंशन में कौन कौन है, बी और डी। बी तो सरफेस पे है तो उसकी टेंशन सबसे ज्यादा है, और डी हालांकि सरफेस पे तो नहीं है, सरफेस थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी डेंजर जोन से बाहर नहीं है, मतलब टेंशन इसको भी। आप रियलिटी शोज वगैरह देखते ही हैं आजकल, डेंजर जोन आती है ना, कि भाई जो मतलब नॉमिनेट हो गए, ठीक है ना, तो वो कौन से जोन में है, आपके डेंजर जोन में, ठीक है ना, उन पे तलवार लटक रही है। अगर अब पब्लिक का उनको वोट नहीं मिला, ठीक है ना, वोटिंग कम रही, तो वो आउट हो जाएंगे गेम से। लेकिन जिनकी जो नॉमिनेट ही नहीं हुए हैं, वो कौन सी वाली कंडीशन में, इनकी तरह, ए और सी की तरह। एक ये जो कि चांसेस बहुत थे नॉमिनेट होने के, लेकिन बाल बाल बच गया, तो ये भी मजे में है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से लेके मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर डेप्थ तक का ये जो रीजन है, ये रीजन एक तरह से हम कह सकते हैं क्या है, डेंजर जोन। इस रीजन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे वो सब काय में होंगे, स्टेट ऑफ टेंशन में, और टेंशन यहीं से शुरू हो जाएगी और ऊपर जाने पे वो टेंशन और बढ़ती जाएगी, इट विल बिकम मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को हम कहते हैं क्या, आपको बता देता हूं आगे, सरफेस फिल्म। क्या बोलते हैं इस रीजन को, तो सरफेस फिल्म समझ में आ गया कौन से रीजन को बोल रहे हैं हम, फिल्म मतलब कोई मूवी नहीं है, सरफेस फिल्म वो रीजन है, कहां से कहां तक, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू डेप्थ अप टू मॉलिक्यूलर रेंज। इतने रीजन को हम बोलते हैं सरफेस फिल्म, एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच लाई इनसाइड द सरफेस फिल्म will experience a net inward force, ठीक है नहीं, and this force increases as molecule goes upwards, जैसे जैसे और ऊपर जाएगा और बढ़ती जाएगी। अब मुझे बताओ कोई लिक्विड मॉलिक्यूल जो आराम से मजे इंटीरियर में हो लिक्विड के, उसको आप ले जाना चाहो कहां, चल बेटा डेंजर जोन में चलेगा, है कि नहीं? तो क्या जाना जाएगा मॉलिक्यूल, नहीं। तो यहां से जैसे ही आप लिक्विड मॉलिक्यूल को, वो भी नहीं जाना चाहेगा,
और उसके जो दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, उसकी फैमिली वाले भी नहीं जाने देंगे उसे, वो रोकेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उसे, लेकिन अपन ले जा रहे हैं भाई, चल, ठीक है ना। तो नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे आप, फ्रॉम इंटीरियर टू सरफेस फिल्म, क्योंकि सरफेस फिल्म बनाना तो कुछ मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में भी चाहिए ना, बिना मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म भी नहीं बनेगी, और सरफेस फिल्म बनाने के नीचे से ही मॉलिक्यूल्स को ले जाना पड़ेगा ऊपर। जब अपन ले आते हैं तो मॉलिक्यूल खुद कोशिश कर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है ना। उसके भाई लोग जो है वो भी कोशिश कर रहे, नहीं भैया मत ले जाओ, भैया को प्लीज छोड़ दो, ठीक है कि नहीं, तो वाली कंडीशन चल रही है। नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहे हैं, और मॉलिक्यूल भी रो रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना। कई बार होता है ना, स्कूल ले जा रहे हैं बच्चे को, मारते चल चल स्कूल, नहीं पापा मुझे नहीं जाना, वो जमीन में लोट लोट जा रहा है, लेकिन पकड़ के ले जा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है कि नहीं। किसी को अपना बचपन भी याद आ रहा होगा। तो वो कंडीशन होती है कि जब फ्रीज मतलब इंटीरियर से किसी मॉलिक्यूल को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, सरफेस फिल्म में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे की ओर इनवर्ट कोहेसिव फोर्स ऐड कर रहे हैं अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ये जो वर्क हम कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं, सरफेस फिल्म को बनाने के लिए, अंदर मॉलिक्यूल्स को कहाँ ले जाने में, सरफेस फिल्म में ले जाने के लिए। ये जो वर्क हम करते हैं वो स्टोर हो जाता है उन मॉलिक्यूल्स के रूप में एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ कि नहीं आया? जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में पहुंचेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन याद रहे, हर लिक्विड या हर लिक्विड ही क्या, किसी भी सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। किसी भी सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है। एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई सिस्टम नहीं चाहता कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो। किसी बॉडी को अगर आप नीचे से ग्राउंड से ले गए हाइट एच तक, तो आप ले जा रहे हैं, जैसे उसे छोड़ दें, उसकी मर्जी पे छोड़ दें उसे, तो क्या लटकी रहेगी हवा में, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वो क्या चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम, छोड़ दो फ्री, तो कभी कभी सीधे जाएगा क्या, नीचे, सबसे नीचे, यहाँ एच जीरो हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, है कि नहीं। कोई भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। समझ में आ गया आया? स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करके अपन क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट। ये वर्क जो कर रहे हैं वो काय के रूप में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब आप छोड़ दो तो कैसी बनी रहेगी स्प्रिंग, क्या और इधर जाने जाएगी अपनी मर्जी से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना दूर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी। तो वो क्या चाहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए वो कहाँ चलती है, मीन पोजीशन की तरफ। समझ में आ गया आया? तो हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ सरफेस में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सरफेस फिल्म का एरिया उतना बढ़ेगा, लेकिन उससे क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और सिस्टम की टेंडेंसी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। इसीलिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या कोशिश करता है कि कम से कम लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर आए। दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, है कि नहीं। जैसे आपकी फर्स्ट रो है कि नहीं, कोई भी आपका शो हो गया, किसी मतलब कोई आ रहा है मेगा स्टार, कोई बढ़िया अच्छा, ठीक है ना, तो उसको देखने के लिए आप जाएं, तो आप तो ही जाएंगे ना, सबसे पहले वाली सीट मिल जाए सबसे बढ़िया, है कि नहीं, आगे से देखेंगे फ्रंट से, है कि नहीं। लेकिन अब पता चला कि अब आगे वाली सीट पे कितने लोग जा सकते हैं, कम ही लोग। अगर आगे की सीट हो तो पीछे नहीं जाएगा कोई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो होता है आगे वाला, वो चाहता है कि अरे यार मैं ही वीआईपी रहूं, 10-12 और आ जाएंगे तो नहीं। वो क्या कोशिश करता है, बेशक उसकी जगह खाली हो, थोड़ा और फैल के बैठेगा, अपना बैग रख लेगा साइड में, ठीक है ना, ऐसे करके कि भाई दिखाएगा ये कि जगह नहीं है। यही हालत होती है ऊपर के जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, कि जैसे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कोई भी सिस्टम नहीं चाहता किसी पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, इसलिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऐसे बिहेव करता है जैसे जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। यही प्रॉपर्टी होती है क्या, सरफेस टेंशन। और नीचे से मॉलिक्यूल्स को सरफेस फिल्म का निर्माण करने के लिए अपन जो ऊपर ले जा रहे हैं, उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, उसको अपन बोलते हैं क्या, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी भी क्लियर हो गया, सरफेस फिल्म क्लियर हो गया। ये एक थ्योरी है जिससे अपन सरफेस टेंशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जिनको हम अभी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इसमें बीच बीच में वो पढ़ेंगे, और इनको आप पूरी रीडिंग आप पूरी लगा लेना पूरी थ्योरी की घर पे, ये क्लियर हो जाएगी आपकी। तो देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट टर्म है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये आपको बताया, विद द मॉलिक्यूल एज सेंटर वी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है ना, मॉलिक्यूल को सेंटर लेके हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है ना। देन
दिस मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स फॉलिंग विद दिस स्फीयर। तो ये मॉलिक्यूल किससे अट्रैक्ट होगा? उन सभी मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा जो कि इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स आउटसाइड दिस स्फीयर हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल स्फीयर के बाहर होंगे उनका इस मॉलिक्यूल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दिस स्फीयर इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर को क्या बोलते हैं अपन? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? क्लियर हो गया? एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक मॉलिक्यूलर रेंज थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इसके बारे में बताया, द कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है बड़ा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ये फोर्स बड़ी तेजी के साथ डिक्रीज भी होने लगता है। ठीक है ना? तो द कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद फिर यहां से ये नया सेंटेंस है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज की डेफिनेशन ये है, क्या ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसा रहता है? इफेक्टिव रहता है। दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। और द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग भी होती है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर। ठीक है कि नहीं? तो ये किसके ऑर्डर का होता है? 10 to the power -9 मीटर के ऑर्डर का होता है। फिर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म क्या है? देखिए तो यहां पर एक पैराग्राफ है, अ मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल सिचुएटेड इन द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड सरफेस पे मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं उन पे क्या लगता है? मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगता है। एज वी गो इनसाइड द लिक्विड द फोर्स डिक्रीज। जो सरफेस पे होते हैं मॉलिक्यूल्स उन पे फोर्स लग रहा है क्या? मैक्सिमम। डाउनवर्ड फोर्स कैसा लग रहा है? मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, सरफेस से नीचे गए तो ये फोर्स क्या होता है? थोड़ा डिक्रीज होता जाता है। तो एज वी गो इनसाइड द लिक्विड द फोर्स डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली एट अ डेप्थ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इट बिकम जीरो। और जैसे ही अपन ऊपर से कितने नीचे आ गए? डेप्थ इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, तो ये फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। मैक्सिमम लगता है फोर्स किन मॉलिक्यूल्स पे? डाउनवर्ड फोर्स सरफेस वालों पे। जैसे नीचे आ रही है डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जैसे ही हम आ गए कितने डेप्थ पे? सरफेस से मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर डेप्थ पे, तब ये फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? द पोर्शन और फिल्म ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। इसको अंडरलाइन कर लेना। कहां से कहां तक? द पोर्शन और फिल्म ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द डेप्थ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। ये सरफेस फिल्म कहां से कहां तक का? फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू डेप्थ इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, यहां तक का जो रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? सरफेस फिल्म। ये पोर्शन या ठीक है ना फिल्म जो है क्या कहलाती है आपकी? सरफेस फिल्म। क्लियर है कि नहीं? ऑल द मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड इन द सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस एन इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स। जितने मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहे हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर नेट इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स महसूस कर रहे हैं। कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन जरूर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। जैसे सरफेस फिल्म के नीचे चले गए तो फिर वो फोर्स लगना बंद हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? यहां से शुरुआत हुई सरफेस एनर्जी की, अभी आपको बता दिया। सरफेस एनर्जी क्या है? देखिए द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है? स्टेट ऑफ टेंशन में होता है। ऑल द मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड इन द सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहे हैं वो सब के सब क्या महसूस कर रहे हैं? एक नेट इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स महसूस कर रहे हैं। और व्हेन अ लिक्विड मॉलिक्यूल is brought from the interior into the surface film, जैसे मैंने बताया था नीचे से इंटीरियर से कहां ले जा रहे हैं? सरफेस फिल्म में ले जाना चाह रहे हैं। मतलब फ्री टेंशन फ्री एरिया से कहां ले जाना चाह रहे हैं? डेंजर जोन में। तो क्या मॉलिक्यूल जाना चाहेगा? नहीं। मॉलिक्यूल उसके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जाने देना चाहेंगे उसे। तो सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव इनवर्ड फोर्स। तो अट्रैक्टिव इनवर्ड फोर्स नीचे क्यों लग रहा है उसके अगेंस्ट अपने क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। This work is stored in the molecule in the form of potential energy। ये मॉलिक्यूल के अंदर काय के रूप में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। Thus work has to be done in increasing the liquid surface। भाई मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे लिक्विड सरफेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी लिक्विड सरफेस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, यहां से डेफिनेशन शुरू होती है, अंडरलाइन कर लेना। The amount of potential energy stored in the unit area of surface of a liquid is called its surface energy। surface energy क्या है?
ईच मॉलिक्यूल को ले जाना है ऊपर, तो वर्क तो करना पड़ रहा है। हर मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड के अंदर, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी। यानी किसी सरफेस फिल्म के एरिया में यूनिट इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको भी हम कह सकते हैं क्या, सरफेस एनर्जी। तो अगर किसी सरफेस के एरिया में हमने सपोज इंक्रीज किया कितना, डेल्टा ए, to increase area delta A of a surface film, suppose we require work done कितना, W। तो वो सरफेस एनर्जी जो होगी, सरफेस एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, S से। तो ये इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डन कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W, और इंक्रीज इन एरिया कितना है, डेल्टा A। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो वैसे सारी एनर्जीज की यूनिट क्या होती है, जूल, बट सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और पर यूनिट एरिया, एरिया की क्या, मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशंस भी क्या होंगी, तो वर्क डन की होती है ml2 t-2, एरिया की l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो mt-2। यही सेम डायमेंशन किसकी थी, सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस, एंड यूनिट्स बेशक अलग अलग हैं, इसकी जूल पर मीटर स्क्वायर की न्यूटन पर मीटर, बट दोनों यूनिट्स कैसी होंगी, इक्वलेंट, बिकॉज हम ये जानते हैं कि द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस हैव सिमिलर यूनिट्स। समझ में आगे नहीं आया, तो वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन की क्या थी, न्यूटन पर मीटर। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी इज, और आपको बहुत जोर से रटी पड़ी है यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर, पर पता चला जूल पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक ऑप्शन आपको न्यूटन पर मीटर भी दिया हुआ है, और एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो बहुत से बच्चे जूल पर मीटर स्क्वायर तो है नहीं, नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे, नहीं, ऐसी कंडीशन में सही यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, बिकॉज सरफेस टेंशन की है ये, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस, सो दे विल हैव सिमिलर यूनिट। एक और तरीके से इसको हम सिमिलर कर भी सकते हैं कि जूल का मतलब क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर, और अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया कि नहीं न्यूटन पर मीटर। यानी यूनिट कैसी होती है, सिमिलर, डायमेंशन सेम, यूनिट सिमिलर, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग वॉच कर रहे हैं वीडियोस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब जम के लाइक ठोकें, ठीक है ना। आपके लाइक्स और कमेंट्स की जरूरत है मुझे।